अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th की एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्रेरणादायी, एक इंस्पायरिंग बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक। और इसके पार्ट 1 में एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये एक बायोग्राफी है एक लड़की के जीवन के बारे में जो अपना वह म्यूज़िक के प्रति अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक में वह अपने करियर को परसू करती है, लेकिन वह पाती है कि उनके दोनों ईयर्स वह नर्व डैमेज के कारण वह कंप्लीटली वह हेयरिंग लॉस हो जाता है, वह सुन नहीं पाती है। लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वह एक फैबुलस म्यूजिशियन बने, एक परक्यूनिस्ट बने और अपनी इस चुनौती भरे जीवन में किस प्रकार वह सफलता प्राप्त करती है उसकी बानगी हमें इस लेसन में देखने को मिलती है। यह बायोग्राफी एक स्कॉटिश एक दृढ़ संकल्पित लड़की की है जिसने जीवन में जो बनना चाहिए अपनी इच्छा शक्ति, अपने कार्य के प्रति समर्पण से शारीरिक अपंगता के बावजूद अपने सपने पूरे करते हैं और हम सभी को प्रेरणा देते हैं। भगवान ने भले ही उनके सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण भी दिया है। हम जो सुनते हैं वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई से महसूस कर सकती है। वो सुन तो नहीं सकती है लेकिन महसूस कर सकती है और हम लोगों से ज्यादा वह गहराई से इसको महसूस करती है। यही कारण है कि वह म्यूजिक को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त करती है। दिस लेसन is about a Scottish girl, Evelyn Glennie, the world's most sought multi-percussionist। एक ऐसे व्यक्ति का जीवन विवरण जिसने शारीरिक विकलांगता के बावजूद अपना जीवन सफल बनाया। रश आवर क्राउड्स, व्यस्त समय में भीड़, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए जॉस्टल यानी धक्का मुक्की करती है। एक छोटी सी लड़की जो 17 साल से छोटी लग रही थी वो काफी नर्वस दिखाई देती है, लेकिन एक्साइटेड यानी उत्साहित भी है क्योंकि उसे अपने और आ रहे ट्रेन के वाइब्रेशन का, कंपन का एहसास होता है। वह लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी में उनका पहला दिन था और स्कॉटिश फॉर्म से आए किसी भी टीन एजर के लिए यह काफी डॉन्टिंग यानी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन को अन्य लोगों से भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बट दिस इज एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge the most she was profoundly deaf, क्योंकि वह बिल्कुल भी बहरी थी। दूसरे पैराग्राफ में एवेलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसकी मां को याद है कि जब वो 8 साल की एवेलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी तो उसने देखा कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। इसाबेल ग्लेनी कहती है, यानी एवेलिन ग्लेनी की मां का नाम है इसाबेल ग्लेनी। वो कहती है कि उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह नहीं हिली। मुझे एहसास हुआ कि उसने कुछ नहीं सुना। काफी समय तक एवेलिन अपने बढ़ते बहरेपन को दोस्तों और शिक्षकों से छुपाने में वह कामयाब रही, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, उसके अंक खराब होने लगे और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके माता पिता से उसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने का आग्रह किया। हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तब पता चला कि धीरे धीरे नर्व डैमेज के परिणाम स्वरूप
उसकी सुनने की शक्ति गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी। उन्हें सलाह दी गई कि उसे हेयरिंग एड यानी एक श्रवण यंत्र होता है जिसके माध्यम से सुना जाता है, यह लगाया जाना चाहिए और उसको बधिरों के एक स्कूल में भेजा जाना चाहिए। शुड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ। एवेलिन कहती है कि अचानक सब कुछ काला दिखने लगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। तीसरे पैराग्राफ में बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन हार मानने वाली लड़की में से नहीं थी। वह एक नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन जीना चाहती थी और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प ली हुई थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया कि वह भी जाइलोफोन बजाना चाहती है। जाइलोफोन तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वह भी जाइलोफोन बजाना चाहती है। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित कर दिया क्योंकि जो सुन नहीं सकती है वो क्या बजाएगी, और बजाएगी तो उसका सुर कैसे पता चलेगा। जब खुद ही पता नहीं चलेगा तो फिर लोग, पब्लिक उसके इस धुन को क्यों सुनना चाहेंगे। तो सबने उसको जो है हतोत्साहित किया। बट परकसोनिस्ट याद रखेंगे, इसका मतलब होता है वह जो भी वाद्य यंत्र को हम स्ट्राइक करके यानी बीट करके, उसको पीट करके अगर बजाते हैं तो वो बजाने वाले को परकसोनिस्ट कहा जाता है। अब क्या क्या पीट के बजाया जा सकता है, तो तबला, ढोलक, ड्रम और जाइलोफोन, ये सभी को हम पीट पीट कर बजाते हैं और इस पीट पीट कर बजाने वाले को, स्ट्राइक देकर बजाने वाले को, बीट करके बजाने वाले को हम परकसोनिस्ट कहते हैं, यानी ताल वादक। बाकी और भी जैसे हारमोनियम है उसे हम अंगुलियों से बजाते हैं, और सितार, गिटार, ये सभी को हम अंगुलियों से, ये पीट कर नहीं बजाया जाता है। तो इसे बजाने वाले को हम परकसोनिस्ट नहीं कहते हैं। परकसोनिस्ट को हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे ताल वादक कहा जाता है। लेकिन जो परकसोनिस्ट थे, रॉन फॉर्ब्स था, उनकी पोटेंशियल को, उनके टैलेंट को, उनकी क्षमता को पहचान लिया। एवेलिन गिलेनी के पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने दो बड़ा सा ड्रम लिया जो अलग अलग सुर, जो अलग अलग स्वर में ट्यून करके इसकी शुरुआत की और कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। वह कहते थे इसे किसी अन्य तरीके से समझने की कोशिश करो, फील करो, सेंस करो। एवेलिन कहती है अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं हायर ड्रम को कमर से ऊपर और लोअर ड्रम जो था, छोटा ड्रम था नीचे रखा हुआ, उसको कमर से नीचे महसूस कर सकती हूं। रॉन फॉर्ब्स ने अभ्यास दोहराया और जल्द ही एवेलिन को पता चला कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कुछ म्यूजिक नोट्स को महसूस कर सकती है। कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। मैंने अपने मन और शरीर को साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ध्वनि और कंपन के प्रति शरीर को खोलना सीख लिया था। बाकी सब दृढ़ संकल्प और मेहनत का नतीजा था। चौथा पैराग्राफ में, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन का दौरा किया
और जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने रॉयल म्यूजिक एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंकों में से एक हासिल किया। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के काम से सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, एकल प्रदर्शन करने लगी और अपने 3 साल के कैरियर, 3 साल के कोर्स के अंत में उन्होंने दुनिया के अधिकांश शीर्ष पुरस्कारों को कब्जा कर लिया। इतने पुरस्कार उसको मिले। 5वां पैराग्राफ में, और इस सब के लिए एवेलिन हेरोइक अचीवमेंट, वीरतापूर्ण उपलब्धि के किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। और वह कुछ हजार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करने और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ दुनिया के सबसे अधिक मांग वाली मल्टी परकशनिस्ट बनकर सीधे शीर्ष पर पहुंच गई। 6, एवेलिन बिना सुने सहजता से इतने दिलचस्प अभिनय करते हुए देखना उसको बड़ा दिलचस्प लगता है। हमारी 2 घंटे की उत्सुक चर्चा में उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, यानी घनी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे बहुत परेशानी देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ होठों को नहीं बल्कि पूरे चेहरे को देखना, खासकर आंखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश स्लिट। वह कहती है कि मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। बट सी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वह कैसे फ्रेंच सीख गई और कैसे वह बेसिक जापानी भाषा में इतनी महारत हासिल की, इसका वो एक्सप्लेन नहीं करती है। 7वां पैराग्राफ में जहां तक संगीत का सवाल है वह बताती है कि यह मेरे शरीर के हर हिस्से में समा जाता है। इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक्स, इवन इन माई हेयर्स। यह मेरे त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों और यहां तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा कर देती है। टिंगल्स मतलब झंझनाहट होना, झुनझुनी होना। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी वह स्टिक से गुजरती ध्वनि को अपनी अंगुलियों से महसूस करके सुनती है। वह ड्रम के सहारे झुककर वह अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली जो प्रतिध्वनि है, जो इको है, उसको महसूस करती है। एक लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतारती है सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसका कंपन उसके नंगे पैरों से होते हुए, उसके संपूर्ण शरीर से होते हुए उसके मस्तिष्क तक जाए। इस माध्यम से सुनती है। आश्चर्य की बात नहीं, एवेलिन अपने दर्शकों को प्रसन्न रखती है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन ईश्वर ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण चीज उसको बदले में दी है। हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है, हम में से किसी की तुलना में अधिक गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। एवेलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक।
वर्कहोलिक जो हमेशा काम में लगा रहे, हमेशा वो प्रोडक्टिव चीज करता रहे, वो बेकार में अपने समय को जाया ना करे, वो अपने लक्ष्य के प्रति, कोई भी इंसान अगर लक्ष्य के प्रति लगा रहे तो उसे वर्कहोलिक कहते हैं। वो कबूल करती है कि वह कुछ हद तक काम में व्यस्त रहती है, मुझे अभी अभी काम करना है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। यानी एक क्लासिक जो म्यूजिशियन होते हैं उनकी तपस्या बहुत ज्यादा होती है, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है और वो उनसे भी ज्यादा वो मेहनत करती है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं। नियमित संगीत समारोह के अलावा एवेलिन जेलों में जाकर, प्रिजन में जाकर, अस्पतालों में वो मुफ्त में संगीत का कार्यक्रम देती है। वह युवाओं से, जो युवा संगीतकार बनना चाहते हैं, उनकी भी कक्षाओं को वह उच्च प्राथमिकता देती है। जो बधिर है, जो डेफ बच्चे हैं, उनके लिए बीथोवन, फेंड एंड रिचलिन कहती है कि वह बधिर बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह नहीं जा सकते। 10th पैराग्राफ। एवेलिन ग्लेनी ने पहले ही अपने उम्र से दोगुने लोगों से अधिक काम पूरा कर लिया। उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने परक्यूशनिस्ट यानी तालवादिता लाई और प्रदर्शित किया कि यह बहुत ही मार्मिक हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडिकेप्ड। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग हैं। जो लोग उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं अगर वह यह कर सकती है तो मैं भी यह कर सकता हूं। इफ शी कैन डू इट, आई कैन। और कम से कम उसने लाखों लोगों को बहुत खुशी दी है। शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू बिलियंस। एवेलिन ग्लेनी जो सुन नहीं सकती थी, जिसके नर्व डैमेज हो चुके थे, वह अब हियरिंग, कोई भी चीज हम सुनते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क को जाता है और उसके बाद हम उसमें सुधार करते हैं, या कहाँ गलती है, क्या सही है, इसका हमें सेंस होता है। लेकिन ये लड़की सुन ही नहीं सकती थी और वह एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। दिस वाज अ हरक्यूलिंग टास्क, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क। लेकिन कहते हैं कि जब कोई भी चीज अगर पूरी इच्छा से किया जाए तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। विशेषकर भगवान उसे एक अतिरिक्त बल देते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार बनाया कि उसके कान के माध्यम से सुन नहीं सकती थी, वह अपने त्वचा के माध्यम से सुनने लगी, अपने बालों के माध्यम से वह महसूस करके सुनने लगी, अपने चिक्स के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से वह डिफरेंट नोट्स को, म्यूजिक के, इसको सुनने लगी, क्योंकि उसके अंदर जुनून था। वह जीवन में वह बनना चाहती थी, एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, एक परकसोनिस्ट बनना चाहती थी। ऐसे ही जुनूनी लोगों के लिए कहा गया है, क्योंकि ये चाहती तो ये भाग सकती थी कि मैं तो हमेशा जिंदगी भर ये रो सकती थी कि मुझे तो भगवान ने सुनने की क्षमता ही नहीं दी, तो मैं कैसे बनूंगी म्यूजिशियन। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किलें जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, हालातों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। अगर आपने मन में यह ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। If you have made up your mind that you can do it, then half of your victory is achieved. सफलता पाने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। बाद में पछतावा करने से बेहतर है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। ये बायोग्राफी एवेलिन ग्लेनी के जीवन में है। किस प्रकार ईश्वर ने एक दूत बनकर रॉन फॉर्ब्स को भेजा, जिन्होंने उसे यह बताया कि आप कानों से तो नहीं सुन सकते हैं, आप महसूस कीजिए। कहां से? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से महसूस कीजिए क्या बज रहा है। और इस प्रकार इच्छा शक्ति, मेहनत और अपने अंदर विश्वास कि मुझे बनना है कुछ, मुझे
एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना है, ये तो हमारी हालात जो भी हो, हम चाहे वो हैंडीकेप्ड हो, हम में सुनने की क्षमता ना हो, देखने की क्षमता ना हो, हमारे हाथ ना हो, जिस प्रकार अरुणिमा सिन्हा के पैर नहीं थे लेकिन इच्छा थी कि हम हिमालय फतह करेंगे, तो उसको ईश्वर ने उस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि उसके अंदर वो चाहती तो पूरे जीवन व्हील चेयर पे चल सकती थी, लेकिन उसे यह कबूल नहीं था। अच्छे अच्छे पैर वाले वो चढ़ नहीं पाते हिमालय, लेकिन जिसके पैर ना हो, काठ की पैर लगाकर वो चढ़ गई हिमालय। क्यों? तो इच्छा शक्ति के कारण। तो ऐसे ही इच्छा शक्ति अपने अंदर डेवलप करने से ईश्वर का हमें विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेसन। दिस लेसन इज अबाउट अ स्कॉटिक गर्ल एवेलिन ग्लेनी, यानी यह एक स्कॉटिक गर्ल यानी स्कॉटलैंड की एक लड़की एवेलिन ग्लेनी की एक स्टोरी है, उनकी एक बायोग्राफी है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस परकसोनिस्ट, जो ये दुनिया की सबसे फेमस वो एक ताल वादिका है। सेकेंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज रिटन बाय देबोरा कॉवले, यानी ये साउंड ऑफ म्यूजिक को देबोरा कॉवले ने लिखा है। Third, Evelyn Glennie was 8 years old when her hearing disability was noticed for the first time by her mother. 8 साल की जब एवेलिन ग्लेनी थी तो उस समय उसकी मां को पता चला कि इसकी सुनने की क्षमता, हेयरिंग डिसएबिलिटीज यानी सुनने की क्षमता वो खत्म हो गई है। नोटिस की उसकी मां ने। एवेलिन ग्लेनी was the daughter of इजाबेल ग्लेनी, यानी एवेलिन ग्लेनी की माता का नाम इजाबेल ग्लेनी था। एट द एज ऑफ 11, एवेलिन ग्लेनीज डेफनेस वाज कन्फर्म्ड, यानी 11 साल की जब एवेलिन ग्लेनी हुई तो वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि ये पूरी तरह से यह बहरी है, बधिर है। दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इंपेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी तंत्रिका तंत्र में जो डैमेज हो गया है, जो क्षति हो गई है, इसके माध्यम से, इसके कारण ही यह लड़की सुन नहीं सकती है और सुनने के बाद इसका इंफॉर्मेशन उसके मस्तिष्क को नहीं जाता है। She wanted to lead a normal life, वो एक abnormal लाइफ नहीं जीना चाहती थी कि मैं बहरी हूं, चाहे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल हम लोगों के तरह, आपके तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना कैरियर वह म्यूजिक में बनाना चाहती थी। बट द मोस्ट ऑफ हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे हतोत्साहित किया और कहा कि आप तो सुन ही नहीं सकते हो, आप एक म्यूजिशियन कैसे बनोगे। लेकिन उसकी जिंदगी फॉक्स नाम का एक परकसोनिस्ट वो आते हैं और उसके टैलेंट को, उसके पोटेंशियल को वो पहचानते हैं, वो स्पॉट करते हैं। एंड टीच हर टू सेंस द म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनको कहते हैं कि आप कान से तो नहीं सुन सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से आप महसूस करो, सेंस करो आवाज को, वाइब्रेशन को, साउंड को। इस प्रकार शी हैड लर्न टू open her body and mind to sounds and vibration to make music her life and work hard। इस प्रकार वो अपने शरीर और मस्तिष्क को वो खोलती है, यानी अंदर ही अंदर महसूस करने के लिए साउंड्स और वाइब्रेशन को, जिसके कारण म्यूजिक को वह अपने जीवन में शामिल कर सके। और वह बहुत मेहनत करती है। शी वर्कड वेरी हार्ड। Evelyn went to the Royal Academy of Music at the age of 17, यानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है, वह 17 वर्ष की उम्र में वो वहां जाती है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। She auditioned for the famous Royal Academy of Music and she scored the highest marks in the history of academy, यानी उस एकेडमी में वह इतना मार्क्स लाती है कि हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में उस एकेडमी ने किसी भी कंटेस्टेंट ने इतना मार्क्स कभी नहीं लाया था। In 1991, she begged the Royal Philharmonic Society's
प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। एवेलिन वाज वर्कहॉलिक, यानी वो बहुत काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्ट, वह बहुत जगह कंसर्ट में जाती थी, प्रोग्राम में जाती थी। उसके अलावे सी गेव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वह जेलों में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर वह कंसर्ट करती थी, प्रोग्राम करती थी। टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वी कैन अनडाउटेडली से दैट एवेलिन प्रूव टू बी अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द हैंडीकेप्ड, यानी हम निसंदेह कह सकते हैं कि एवेलिन ने साबित की एक शाइनिंग, एक चमकदार प्रेरणा स्रोत फॉर द हैंडीकेप्ड, जो शारीरिक रूप से वो अक्षम लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनी। और उसने बताया कि हमारी इच्छा शक्ति के आगे हमारी विकलांगता व नगण्य है, गौण है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर अगर संकल्प शक्ति है, तो हम अपने हर वो सपने को पूरा कर सकते हैं। How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? यानी एवेलिन ग्लेनी की उम्र क्या थी जब वह पहली बार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक वह गई थी? तो इसका आंसर होगा एवेलिन वाज 17 years old when she went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी एवेलिन जब पहली बार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जाती है तो उसकी उम्र उस वक्त 17 वर्ष होती है। When was हर डेफनेस नोटिस्ड, उनका बहरापन कब नोटिस किया गया? When was it confirmed, और कब ये कन्फर्म हुआ कि ये पूरी तरह से ये बधिर है? तो एवेलिन डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में ये नोटिस किया गया, एंड इट वाज कन्फर्म्ड एट द एज ऑफ 11, यानी 11 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से यह सिद्ध हो गया कि यह पूरी तरह से एक डेफ बधिर लड़की है, ये इसे सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है। Who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने उसको म्यूजिक के प्रति ये उनको जारी रखने की में मदद की और उसने क्या किया? तो इसका जवाब होगा रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स, अ परकसोनिस्ट, helped her to continue with music. He took 2 large drums of different notes. He beats drums and asked her to feel sounds and vibration through different parts of her body. यानी रॉन फॉर्ब्स नाम का एक जो परकसोनिस्ट थे, एक ताल वादक थे, उन्होंने उसके म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए मदद किया। उसने 2 बड़े ड्रम लिए, दोनों में अलग अलग प्रकार के नोट्स यानी कि आवाज उत्पन्न होती थी। उसने ड्रम को पीट पीट कर बजाए और इसके बाद वो गैलेनी से कहते हैं कि आप इसको महसूस करो, इस साउंड को, इस वाइब्रेशन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से महसूस करो इनकी आवाज को। नेक्स्ट, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काउजेज फॉर विच एवेलिन परफॉर्म्स, यानी वो भिन्न भिन्न स्थान के नाम बताएं जहां पर एवेलिन परफॉर्म करती थी, वो कार्यक्रम करती थी। तो एवेलिन परफॉर्म्स एट द डिफरेंट कंसर्ट, वो अलग अलग जगह प्रोग्राम करती थी। सी गिव्स हर फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो जेलों में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर वह ये कार्यक्रम करती थी। सी टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा लोगों के लिए वो म्यूजिक का क्लास लेती थी। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, वैसे लोग जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उन लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनती है, एक प्रेरणा देती है। सी हैज एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, लाखों लोगों को वह बहुत खुशी देती है। हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक, एवेलिन म्यूजिक को किस प्रकार सुनती थी? तो एवेलिन कैन नॉट हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स, एवेलिन अपने कानों से म्यूजिक को नहीं सुनती थी। एज सी इज डेफ, क्योंकि वह बहरी थी। रॉन फॉर्ब्स, अ परकसोनिस्ट, हेल्प्स हर
उन्होंने इसकी मदद की टू लर्न, सिखाने में, टू हियर द म्यूजिक बाय सेंसिंग इन डिफरेंट नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से आप डिफरेंट नोट्स को, अलग अलग आवाज को, अलग अलग सुर को, इसे सुनने का, इसको सेंस करने का, इसको फील करने की कोशिश करो। सी ओपन्स अप हर माइंड, वो अपने माइंड को ओपन करती है, एंड बॉडी, अपने शरीर को, ताकि वह साउंड्स एंड वाइब्रेशन को वो महसूस कर सके। सी सेज दैट इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, इट टिंगल्स, टिंगल्स मतलब यानी झुनझुनी। वह कहती है कि ये उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसे एक झंझनाहट सी महसूस होती है, टिंगल्स होती है उनके स्किन में, उनके चीक बोन्स में, गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन हर हेयर, और उसके शरीर के जो बाल हैं उनमें भी यह कंपन महसूस होती है। सी हैज सेंस, वो महसूस करती है द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स ऑफ द जाइलोफोन, जाइलोफोन के माध्यम से, उसके अंगुलियों से होकर जब वो बजाती है लकड़ियों के माध्यम से, तो वो उसके फिंगर टिप्स, उसके अंगुलियों से होकर, उसके शरीर से होते हुए इसके मस्तिष्क तक की आवाज जाती है। सी रिमूव्स हर शूज टू लेट म्यूजिक पास थ्रू हर फीट अप हर लेग्स ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। सी फील्स द रेजोनेंस, रेजोनेंस यानी कंपन या गूंज या अनुनाद, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी वो बताती है कि वह अपने जूते उतारकर म्यूजिक को बजाती है, ताकि उसके नंगे पैर वह वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी पर रहे जिस पर वाद्ययंत्र रखा गया हो। सी फील्स दैट रेजोनेंस, वह उस कंपन को, उस गूंज को, उस अनुनाद को महसूस करती है, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जो उसके शरीर में आती है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम में झुककर।